हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स पर। अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सोल्यूशन वीडियो क्लास 10th के विज्ञान की। इसमें मैंने पहले एमसीक्यू डाल दिए हैं, वो आप अपना जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो देखिए, इसमें 21वां क्वेश्चन था हमारा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी थी और इसका किरण आरेख खींचना था। तो इसमें देखो, मैं सबसे पहले आपको अगर बताऊं तो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा था कुछ ऐसे। वक्रता त्रिज्या से सबसे पहले फोकस दूरी निकालनी थी। तो इसमें जो आर है, आर दिया हुआ था, आर बराबर 40 सेंटीमीटर था। तो एफ निकाल लेते, एफ बराबर r/2, तो 20 सेंटीमीटर आ जाता। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को दोनों को माइनस में लिया जाता है। उसके बाद इसके सामने एक वस्तु रखी गई थी, यानी यू बराबर माइनस के 15 सेंटीमीटर पर रख दिया गया था। उसके बाद है प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। उसके बाद ना बस ये आगे इसमें क्या करते हैं हम, देखो हमें निकालना है v, तो ये 1/f को यहाँ पे लिखेंगे और 1/u इधर लेके आ जाएंगे और 1/v। तो 1/f की वैल्यू रखो यहाँ पे, 1/f माइनस के 20 रखा, माइनस 1/u माइनस के 15 रखा। देखो ये माइनस यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 15 यहाँ पे रखा, बराबर में 1/v आ गया। अब नेक्स्ट जो करना था, इन दोनों का एलसीएम लो। दोनों का जो एलसीएम था वो आ गया 60, ठीक है। 20 दिया 60 हो गया, तो यहाँ पे -3 आ गया, ये हो गया प्लस के 15 चौका 60 और यहाँ पे 4 आ गया, बराबर में 1/v हो गया। तो अब जब इसमें से इसको घटाया तो ये बचता है 1/16 प्लस का, बराबर में 1/v हो गया। तो जो v है वो बराबर में कितना आ गया, वो आ गया 60 सेंटीमीटर प्लस का, ठीक है। तो 20 का आ जाता प्लस का, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो इसका जो आरेख बनाना था वो हम कैसे बनाते हैं। अब आरेख बनाने के लिए, इसका आरेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे ऐसे, ठीक है। अब उस अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष खींचा आपने, यहाँ पे कहीं एफ मान लिया है ना, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब यहाँ से वस्तु आपने ये क्या करी, यहाँ पे रख दिया आपने वो वस्तु। यहाँ से वस्तु रखने के बाद एक प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाशी केंद्र ये ऐसे सीधी यूं जाती है और ये पीछे की ओर प्रकाशी केंद्र, ये जो है ना वक्ता केंद्र, इससे होके चली जाती है, ठीक है। यहीं से सी से गई और सी से होके चली गई। उसके बाद एक प्रकाश किरण यहाँ से होके जाती है और यहीं से ही वापस चली जावे, ठीक है। तो उसके बाद अब जब हम इन दोनों को पीछे की ओर मिलाते हैं तो ये पीछे की ओर जाके मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाता है सीधा, ठीक है। तो हम इसे बस क्या दिखा देते, ये यहाँ पे ये फोकस दूरी दिखा देते इसकी 15 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये सॉरी वस्तु की दूरी, और ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से दिखा देते इसको v, जो कि कहाँ पे बना है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। इसका प्रतिबिंब बन जाता। तो इसकी प्रकृति बताना था हमें। प्रकृति बताने के लिए देखो सीधा बन रहा है, तो सीधा बन रहा है तो ये आभासी था, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें क्वेश्चन है प्रतिबिंबों को बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए जब कै में दिया हुआ वस्तु अभिसारी लेंस के सामने एफ और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में रखी हो। तो सबसे पहले इसमें हमें यही देखना था कि अभिसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस के हिसाब से अगर आप बना के आए तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अब देख लो कैसे बनाते हैं हम इसे। एक उत्तल लेंस लिया आपने ये, ठीक है, इसकी मुख्य अक्ष बनाई आपने। मुख्य अक्ष में ये आपका ओ हो गया प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे आपने एफ मान लिया। अब इसके बीच में आपने कहीं पे भी वस्तु यहाँ पे सोच ली, ये वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते, मुख्य अक्ष जो था उसके समांतर एक प्रकाश किरण चलती है ऐसे, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि एक वस्तु जो है आपकी यहाँ से होके जाएगी, ये ओ से प्रकाशिक केंद्र से, और अगर आप देखो तो ये इधर की तरफ कहीं पे भी नहीं मिलने की। तो जब हम इन्हें पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वस्तु आभासी रूप से पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो इधर की तरफ बन जाता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, ठीक है, आभासी और सीधा बनता है ये। इस तरीके से हम इसका किरण आरेख खींच के इसमें बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या होगा। नेक्स्ट था कि वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, फोकस और फोकस की दोगुनी दूरी के
बीच में रखी हो, ठीक है। यानी देखो फोकस का मतलब हो गया एफ और 2F का मतलब हो गया वक्ता केंद्र। तो एफ और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु रखी तो हम कैसे बनाते हैं इसका प्रतिबिंब। सबसे पहले हम एक लेंस बना लेते हैं। वहां पे लेंस बनाने के बाद आप यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ठीक है। ये F मान लिया आपने और ये यहाँ पे मान लिया आपने 2F और यहाँ पे हो जाता आपका, यहाँ पे कहीं वस्तु हो जाती, ठीक है। अब वस्तु से कोई प्रकाश किरण चलती मुख्य अक्ष के समांतर और वो 2F से होके निकल जाती, सॉरी F1 था ये, F2 से होके निकल जाती, ठीक है। अब जो दूसरी प्रकाश किरण चलती वो देखो कैसे जाती। तो ये इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं और हमारी जो दूसरी प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती ऐसे, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे को जहां भी काटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बना देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी तिरछी से होगी लेकिन जहां पे काटती है एक दूसरे को वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता, ठीक है। ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा, ठीक है। और कैसा होगा ये, इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक। इसकी स्थिति की बात करें तो ये 2F2 से तो बहुत परे बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट कैसे करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन था हमारा प्रतिरोध से जुड़ा हुआ था। नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, ठीक है, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध जो है एक 12 वोल्ट की बैटरी में के अनुसार जुड़े हुए हैं, ठीक है। बैटरी से जुड़े हुए हैं, गणना करनी थी। पहला प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध निकालना था, ठीक है। और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा निकालनी थी कि कहाँ कितनी धारा यहाँ से चल रही है। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसमें ना चित्र देखो, ये दोनों यहाँ से अगर ये धारा चलती है, यहाँ से अगर यहाँ से धारा चल रही है, यहाँ से धारा चली तो चलने के बाद आई जब यहाँ से चलती है तो ये यहाँ पे 2 पार्ट्स में आके टूट रही है, ठीक है। तो ये दोनों कायम हो गई समांतर क्रम में। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक हो गई, फिर यहाँ 3 में टूट गई, तो ये भी समांतर क्रम में है, ठीक है। तो हमें इनको और इनको अलग अलग समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। हम इसे लिखते कि सबसे पहले 10 और 40, ठीक है, समांतर, ये दोनों ओम जो है समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। मान लेते वो क्या है, R है, तो R बराबर हो जाता 1/R1, ठीक है। R1 प्लस 1/R2 बराबर में कितना आ जाता, 1/10 प्लस 40 लिखते, फिर उसके बाद दोनों का एलसीएम 40 आ जाएगा। 10 चौक 40, 4 यहाँ पे आ गया, प्लस 1 बराबर में 5/40 हो गया, ठीक है। बराबर में आ गया ये 1/8। तो यहां से जब 8 निकलना तो वो हो गया 8 ओम, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला भी कुछ ऐसे ही करना था, क्योंकि ये तो तीनों जो थे, ये वाले जो तीनों है ये भी हमारे समांतर क्रम में ही है, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता, इनका तुल्य प्रतिरोध है R 1/R बराबर 1/30 प्लस, ठीक है, 40 प्लस 60, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध है, ठीक है। तो 1/30, 1/20 और 1/60 हमने ले लिया। उसके बाद इन तीनों का एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60, 2, 20 दिया 60, 3 प्लस ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 6/60 बराबर में लिखा 1/60। 1 ये काट देगा तो 10 हो जाएगा। उसके बाद R बराबर हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो तुल्य प्रतिरोध, मतलब अब देखो प्रतिरोध है ना कैसा बन चुका होगा हमारा परिपथ, हमारा परिपथ कुछ ऐसा बन चुका होगा अब, जिसमें कि एक तो आया है हमारा 10 ओम और एक आया है 8 ओम। अब इन दोनों को हमें क्या करना था, 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए थे इन दोनों को, ये दोनों कायम हो गए, अब श्रेणी क्रम में हो गए। तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाता R बराबर R डैश मान लो 10 प्लस 8 बराबर 18 ओम। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो 18 ओम आ गया। अब हमें निकालनी थी परिपथ से चलने वाली कुल धारा। तो धारा निकालने के लिए आप क्या करते, I बराबर V/R लगा देते। तो V 12 वोल्ट है, R 18 है, तो 6 से जब आप इसे काटोगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.67 इसका आंसर आ जाता है एम्पियर में, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल करना था हमें। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो ये दिया हुआ है, इसमें बताना था हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम तथा नियम लिखिए। दैनिक जीवन में इस परिघटना का व्यावहारिक उपयोग भी बताइए। ठीक है ना, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो आपने थ्योरी में से बता दिया होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछा गया था कि किन किन पर निर्भर करता है, उत्पन्न प्रेरित धारा का मान किस किस बातों पर निर्भर करता है। दाएं हाथ के नियम का प्रयोग है वो किस लिए होता है, प्रेरित धारा दिशा के निकालने के लिए होता है। तो दैनिक जीवन में इस परिघटना का क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में इस परिघटना का उपयोग है कि इसका हम विद्युत जनित्र में उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके सिद्धांत तथा क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, केमिस्ट्री से हैं क्वेश्चन। केमिस्ट्री में था आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्ग हैं। इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को तथा निष्क्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन का आंसर देना था कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। ठीक है, इस आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं को पहले और दूसरे में रखा गया है। ठीक है, पहले और दूसरे वर्ग में रखा गया है। ठीक है, निष्क्रिय तत्वों को किन वर्गों में रखा है, निष्क्रिय तत्व 18वें वर्ग में रखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या होता है जब, देखो ये बताया था अभी आपसे, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी थी इसमें। तो इनको बता देता हूँ कैसे कैसे करना था। सबसे पहला था चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो समीकरण थी वो कुछ ऐसे बनती कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस CO2 गैस प्रोवाइड की और बन क्या गया वो बताना था। तो इसमें बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, इसमें सफेद दूधिया अवक्षेप मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था शुष्क भुजे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है। ठीक है ना, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ठीक है, CaOCl2, ठीक है, प्लस H2। उसके बाद है जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। ठीक है, जिप्सम होता है CaSO4। ठीक है, चलते हैं कैल्शियम इंटू 2H2, इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट H2, इसमें 3.5 ये पानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन, सोडियम धातु की से अभिक्रिया कराई जाती है। इसमें करना था हमें सोडियम धातु Na प्लस H2O, इसकी अभिक्रिया करानी थी। ये सबसे पहले बनता N2O। ठीक है, तो इसमें H2 गैस निकलती, फिर उसके बाद जो N2O है Na2O प्लस फिर से जल से अभिक्रिया करता और वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ये क्षार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भर्जन इसमें बताना था हमें और फिर उसके बाद उभय अपघटन बताना था और संचारण बताना था। इनमें एक का हमें उदाहरण भी लिखना था इनका। उसके बाद हमारा बायोलॉजी का पेपर था, इसमें नाभिकीय तथा समुद्रीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था। समजात तथा समवर्ती अंगों को समझाइए, ये वाला क्वेश्चन बताना था इसमें। प्रकाश संश्लेषण, ये आसान क्वेश्चन आ रहा था इसमें। फिर मानव के मादा जनन तंत्र के वर्णन पूछ रखा था और उसके बाद अथवा में क्वेश्चन जो दिया गया था वो था प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर एक निबंध लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स को।